हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका एस्पिरेंट्स एकेडमी 24x7 में। तो पिछले वीडियो में हमने मेमोरी के टॉपिक को कवर किया था पूरे डिटेल में, और मुझे ऐसा लगता है कि आप सारे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आईसीटी के नेक्स्ट वीडियो में हम आज लेकर आए हैं नंबर सिस्टम और लैंग्वेज जनरेशन। हम इन्हें पहले देख लेते हैं, फिर आगे हम और भी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ नंबर सिस्टम में जो हम नंबर पढ़ने वाले हैं वो है बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल नंबर्स और हेक्साडेसिमल नंबर्स। तो अभी सबसे पहले हमको ये जानना है कि ये बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल नंबर्स होती क्या है इन एक्चुअल। तो फ्रेंड्स, बाइनरी नंबर हमारी एक ऐसा एक सिस्टम होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है नंबर्स को केवल 2 डिजिट के टर्म्स में, जैसे 0 और 1। जो हमारा बाइनरी एक वर्ड है, इसमें बाई का मतलब होता है 2। दैट्स वाई ये 2 नंबर्स को या 2 डिजिट्स को ये रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम इसको बाइनरी बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑक्टल नंबर्स। ऑक्टल का जो हमारा नंबर सिस्टम होता है, इसमें इसका 8 इसका बेस होता है, जिसकी वजह से इसे हम ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं। और ये 0 से लेकर 7 तक की टोटल 8 नंबर्स को ये यूज करता है, जो हमारा ऑक्टल का नंबर सिस्टम होता है। फिर हम आते हैं डेसिमल नंबर्स पर, और डेसिमल नंबर हमारी एक ऐसी टर्म होती है जो कि डिस्क्राइब करती है बेस 10 को, यानी कि इसका बेस 10 होता है इस नंबर का। और ये जो डेसिमल हमारी नंबर्स हैं, ये पूरा एक होल नंबर या उसका फ्रैक्शनल पार्ट को ये कंसिस्ट करती हैं। फिर हम देखते हैं हेक्साडेसिमल क्या होता है। तो हेक्साडेसिमल एक नंबरिंग सिस्टम है, एक ऐसा जिसका बेस होता है 16। और ये जो सिस्टम है, ये इसके पास 0 से लेकर 15 तक की नंबर्स होती हैं, इस वजह से हम इनको हेक्साडेसिमल नंबर्स कहते हैं। फिर आगे हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बाद हम बात करेंगे लैंग्वेज जनरेशन के बारे में। तो लैंग्वेज जनरेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, और हम इसमें देखेंगे कि हमारी 2 तरीके की लैंग्वेजेस होती हैं मेनली। पहली है हाई लेवल लैंग्वेज और दूसरी है लो लेवल लैंग्वेज। जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, इसमें हमारी जावा, सी, C++, PHP, CSS, ओरेकल, बहुत सारी हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस आती हैं। और वहीं जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज है, इसमें हमारी HTML, लोगो, बेसिक, टर्टल, ये सारी लैंग्वेजेस हमारी लो लेवल लैंग्वेज में आती हैं। फिर अब हम देखते हैं कि ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज ये होती क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है कि जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जब हम इसको क्रिएट करते हैं, इस लैंग्वेज में जब भी हम अपने प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हमें कंपाइलेशन की जरूरत होती है या इंटरप्रेटर की जरूरत होती है हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को। ये जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जहां पर कंप्यूटर के साथ इसका स्ट्रॉन्ग एब्स्ट्रैक्शन होता है, और कंप्यूटर की डिटेल्स हम उससे लेते हैं। इसमें ये जो हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ये एक ऐसे प्रोग्राम को डेवलप करती है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट होता है। और जनरली ये जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, ये हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर आर्किटेक्चर जो होता है उससे इंडिपेंडेंट होते हैं, तो उस पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं कि लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लो लेवल लैंग्वेजेस हमारी वो लैंग्वेज होती हैं जिसमें हमें कंपाइलेशन की जरूरत नहीं होती है। इसमें हमारे पास एक असेंबलर होता है, और असेंबलर इसको डायरेक्टली ट्रांसलेट करता है हमारी लो लेवल लैंग्वेजेस को। और असेंबलर क्या होता है और इसमें इंटरप्रेटर क्या होता है, इसको आपने पिछली क्लास में अभी पढ़ा हुआ है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके पहले उस वीडियो को देखो, एंड देन आके आप इसे देखो, क्योंकि आपको स्टेप वाइज पढ़ाना सही है। और उस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो जाके आपकी प्रिपरेशन अच्छी चलेगी, और तब जाके आप सारे कॉन्सेप्ट को समझ भी पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। खैर, तो जो हमारी लो लेवल लैंग्वेजेस होती है, ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ डील करती है।
और लो लेवल लैंग्वेज अक्सर ये क्या होती है कि ये हमारी कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज के रूप में भी जानी जाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के शॉर्ट में। फिर हम देखेंगे कि इसमें लो लेवल लैंग्वेज जो हमारी होती है ये एक मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, क्योंकि ये जो हमारे लो लेवल लैंग्वेज के हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं ये इस तरीके से एक्सप्रेस्ड होते हैं कि मशीन ऑपरेशंस को ये परफॉर्म कर सके एक किसी भी टास्क को कैरी आउट करने के लिए। आगे हम बात करेंगे इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट के बारे में। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि इंटरनेट हमारा क्या होता है। इंटरनेट के बारे में हमें नहीं लगता कि आपको कुछ भी बताने की जरूरत है, लेकिन फिर भी कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके असर्शन रीजन में आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें कुछ कुछ लाइंस यहाँ पर पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें ये जानना है कि जो हमारा इंटरनेट होता है वो एक बहुत ही वास्ट नेटवर्क होता है जो कि पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करता है इंटरनेट के थ्रू। और इंटरनेट के थ्रू जो लोग होते हैं वो किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं और किसी से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं कहीं से भी, बस आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। जो इंटरनेट है वो एक ग्लोबल नेटवर्क है बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स का और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का। ये बहुत सारे कंप्यूटर्स को, वेब पेजेस को, वेबसाइट्स को, सर्वर्स को, सबको एक साथ कनेक्ट करता है। आगे हम देखेंगे कि इंट्रानेट क्या होता है। तो फ्रेंड्स इंट्रानेट हमारा इंटरनेट से थोड़ा सा डिफर करता है। उसमें यह होता है कि मेनली ये वर्क तो इंटरनेट के तरीके से ही करता है बट ये पब्लिक नहीं होता है। तो हम इसकी कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। इसमें क्या है कि ये एक ऐसा सिस्टम होता है कंप्यूटर्स का जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है और ये क्या करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग वर्क कर रहे हैं वो सेम इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं और सेम जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। मेनली ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि किसी एक एंटरप्राइज से कंटेन करता है और उसके अंदर ही ये वर्क करता है और जिसकी वजह से ये बहुत ही सिक्योर होता है किसी भी कंपनी की इंफॉर्मेशन के लिए। और ये क्या करता है, एक कंप्यूटिंग जो रिसोर्सेज होते हैं वो केवल एम्प्लॉयज के बीच में ही ये शेयर करने की परमिशन देता है आपको। इसका जो सॉफ्टवेयर होता है ये कंपनीज को अलाउ करता है कि वो एक प्राइवेट सिक्योर नेटवर्क बिल्ड करें जो कि केवल उनके एम्प्लॉयज के द्वारा ही एक्सेस किया जा सके और किसी के भी द्वारा एक्सेस ना किया जा सके। तो जैसे हम कहते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन आपकी इंटरनेट पर अवेलेबल होती है उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन जब हमें कोई सिक्योर डेटा रखना होता है, मान लीजिए कि अगर हमें बैंकिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखनी है, बैंक का हमारा सर्वर है, तो उसमें अगर हम उसको इंटरनेट पर डालेंगे तो वो कोई भी एक्सेस कर सकता है, जिसकी वजह से हमें जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका डेटा हमें सिक्योर रखने की जरूरत होती है कि कोई भी उसको एक्सेस ना कर सके, उसके लिए हम इंट्रानेट बिठाते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही काम करता है और उससे केवल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो लोग हैं वही केवल उसको कनेक्ट कर पाते हैं और उससे इंफॉर्मेशन ले पाते हैं या उसके थ्रू शेयर कर पाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक्स्ट्रानेट क्या होता है। तो एक्स्ट्रानेट हमारा एक तरीके का इंट्रानेट ही होता है बट ये थोड़ा सा डिफर करता है, वो ये कि ये पार्शियली एक्सेस किया जा सकता है बाहर के यूजर्स के द्वारा जो कि जिन्हें हम ऑथराइज करते हैं। जैसे कि हम किसी भी बिजनेस इंफॉर्मेशन को हम एक्सचेंज करना चाहते हैं, इंटरनेट पर ही एक्सचेंज करना चाहते हैं बट एक सिक्योर तरीके से, तो उसके लिए हम एक्स्ट्रानेट का यूज करते हैं। एक्स्ट्रानेट जो हमारा होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का ही प्राइवेट नेटवर्क होता है बट वो केवल सेलेक्टेड यूजर्स के लिए अवेलेबल होता है, सब कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता। और ये जो एक्स्ट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है इसके लिए कुछ अथराइज्ड लोग होते हैं जो इनको एक्सेस कर पाए। मेनली ये एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेट का एक पार्ट हो सकता है या एक कम्युनिकेशन नेटवर्क हो सकता है टीसीपी आईपी पर बेस्ड। टीसीपी आईपी आपको नहीं अगर पता है तो हम आगे आने वाले वीडियोस में अभी इनको कवर करने वाले हैं।
तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम एक्स्ट्रानेट को यूज करते हैं मेनली कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए तो हमने इंटरनेट यूज कर लिया। अगर हमें उनके बाहर के कुछ एम्प्लॉयज या बाहर के कुछ लोगों के द्वारा कुछ लोगों से हमें अगर डेटा शेयर करना हो, इंफॉर्मेशन लेनी हो, देनी हो, तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा नेट यूज करते हैं। ऐसा इसलिए ताकि हम कुछ ऑथराइज्ड लोगों को हम इंफॉर्मेशन अपनी एक्सचेंज कर सकें थ्रू द इंटरनेट, और बहुत ही सिक्योर वे में। ये भी काफी ज्यादा सिक्योर होता है। आगे हम बात करेंगे कि हमारा वेब सर्वर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, वेब सर्वर मेनली हमारा क्या होता है कि ये एक कंप्यूटर भी होता है जो कि सारी वेबसाइट्स को रन करता है। दूसरा, ये कंप्यूटर प्रोग्राम भी होता है जो कि सारे वेब पेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करता है जब भी उनकी जरूरत होती है। तो अगर इसको हम हार्डवेयर के साइड से देखें तो वेब सर्वर हमारा एक कंप्यूटर होता है जो कि जो कि वेब सर्वर का जो सॉफ्टवेयर होता है उसको स्टोर करता है, और वेबसाइट की जो कंपोनेंट हमारी फाइल्स होती हैं उनको स्टोर करता है। मेनली इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वेब सर्वर का, ये होता है कि ये वेब पेजेस को स्टोर करे, प्रोसेस करे और यूजर्स को डिलीवर करे जब भी उनकी डिमांड हो। तो वेब सर्वर हमारा एक मेनली एक कंप्यूटर होता है जहां पर वेब के सारे कंटेंट स्टोर किए हुए होते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि वेब ब्राउजर क्या होता है। तो वेब ब्राउजर हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमें लेके जाता है थ्रू आउट द इंटरनेट। कहीं भी हम कहीं भी इंटरनेट पर हम कहीं भी जहां भी हम विजिट करना चाहते हैं हम ब्राउजर के थ्रू कर सकते हैं। जो भी चीज हम सर्च करना चाहते हैं, जो भी चीज हम ओपन करना चाहते हैं वो हम ब्राउजर के थ्रू करते हैं। ये हमारी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करता है वेब के पार्ट से, और ये डिस्प्ले करता है हमारे डेस्कटॉप या हमारी जो भी स्क्रीन होती है मोबाइल डिवाइस उस पर हमें ये डिस्प्ले करता है। तो वेब ब्राउजर क्या होता है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमें अलाउ करता है कि हम वेब से इंफॉर्मेशन को हम देख सकें, एक्सप्लोर कर सकें, डाउनलोड कर सकें, हम ये सारे काम कर सकें। इसके लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है हमारा वेब ब्राउजर। ये हमें एक जो हमारा सर्वर होता है और जो क्लाइंट होता है उसके बीच में एक इंटरफेस ये प्रोवाइड करता है जो हमारा वेब ब्राउजर होता है। और हम सर्वर से ये क्या करता है कि सर्वर से रिक्वेस्ट करता है जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी सर्विसेज हम इससे डिमांड करते हैं वेब ब्राउजर के थ्रू। तो यूजर को किसी भी रिक्वेस्ट को वेब पेज पर डाल सकता है, कोई भी वेब पेज जो भी चाहिए या यूआरएल डालना है उसे एड्रेस बार में वो मेंशन कर सकता है वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में, और वहां से वो सर्वर से पूरा डेटा निकाल के वो डिस्प्ले करता है हमारे लिए। अब हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से टॉप वेब ब्राउजर्स हैं। तो इनके कुछ नाम हैं जिन्हें आप ध्यान में रखिएगा, जिसमें है क्रोम यानी गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, क्रोमियम, विवाल्डी, ओपेरा, डकडकगो, सफारी, ब्रेव। ये हमारे कुछ टॉप ब्राउजर्स हैं जिनसे हम अपने काम को परफॉर्म करते हैं और अपने डेटा को जब भी हम चाहते हैं वो वेब सर्वर से निकालते हैं। फिर आगे हम देखते हैं सर्च इंजन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सर्च इंजन हमारा एक प्रोग्राम होता है जो कि हम जो भी चीज हम सर्च करते हैं वो एक आइडेंटिफाई करता है उन आइटम्स को, और डेटाबेस के थ्रू वो हमें निकाल के देता है जिन भी कीवर्ड्स या जिन भी कैरेक्टर्स को हमने स्पेसिफाई किया हुआ है, या किसी भी यूजर ने जो भी कीवर्ड्स या कैरेक्टर्स स्पेसिफाई किए गए हैं उन डेटाबेस को हमें निकाल के देता है। सर्च इंजन हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि डिजाइन होता है कि वो हमें वेब सर्चेस पर कैरी आउट कर सके, और ये एक सर्विस होती है जो कि हमें अलाउ करती है या सारे इंटरनेट यूजर्स को अलाउ करती है कि वो अपने कंटेंट को सर्च कर सके वाया वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि www के थ्रू वो अपने कंटेंट को सर्च कर सके। ये ऐसी सर्विस हमें सर्च इंजन प्रोवाइड करता है। तो सर्च इंजन क्या होता है, मेनली ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि हेल्प करता है लोगों को ताकि वो इंफॉर्मेशन को फाइंड कर सके जिन्हें भी वो ढूंढ रहे हैं। उसके लिए उन्हें कीवर्ड्स या कुछ फ्रेजेस एंटर करने होते हैं और वो सारी इंफॉर्मेशन उनको मिल जाती है। अगर हम कुछ टॉप सर्च इंजन की बात करें तो उसमें हमारा डकडकगो, गूगल, एमएसएन, बायडू, बिंग
याहू, आस्क, वोल्फ्राम अल्फा, ये बहुत सारे हमारे सर्च इंजन्स हैं जिनका हम यूज करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। फिर हम आगे देखते हैं अपने इंटरनेट डोमेन्स के बारे में। तो इंटरनेट डोमेन्स हम जिनको यूज करते हैं मेनली, उसमें हमारे आते हैं .in, .com, .edu, .org, .gov, .net, .in, बहुत सारे इंटरनेट डोमेन्स हमको मिलते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, तो हमें इसको पढ़ लेना चाहिए। तो मेनली जो .in होता है उसका ये मतलब होता है कि जो भी वेबसाइट है वो इंडिया बेस्ड है। जो .com होता है उसका मतलब होता है कि ये कॉमर्शियल वेबसाइट है। .edu इसका मतलब होता है कि ये एजुकेशनल है। .org यानी कि ये किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है। अगर .gov लगा हुआ है तो इसका ये मतलब है कि ये कोई गवर्नमेंट वेबसाइट है। और .net का मतलब होता है नेटवर्क, और .int लगा हुआ है, इसका ये मतलब कि ये वेबसाइट जो है हमारी वो इंटरनेशनल वेबसाइट है। अब हम देखते हैं डोमेन्स हमारे क्या होते हैं। इसमें हमारे 3 टाइप के डोमेन्स मेनली होते हैं, वो सब डोमेन, सेकेंड डोमेन और टॉप डोमेन। ये क्या होते हैं हमें इनको देख लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे जो भी डोमेन है उनके 3 पार्ट्स होते हैं। ये तीनों हमारे पार्ट्स हैं। पहला है सब डोमेन, दूसरा है सेकेंड लेवल डोमेन और तीसरा है टॉप लेवल डोमेन। तो जो भी हमारी वेबसाइट होती है वो इन तीनों पार्ट के डोमेन से मिलकर बनी होती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारी एक वेबसाइट है www.google.com, ये हमारी एक वेबसाइट है। तो आप देखेंगे कि इसमें डॉट से सेपरेटेड इसके 3 पार्ट्स हैं, जिसमें www सब डोमेन है, जो गूगल है वो सेकेंड लेवल डोमेन है, और जो .com लगा हुआ है वो टॉप लेवल डोमेन है। तो ये आपको पता होना चाहिए, कभी भी इससे क्वेश्चन आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, चीजें आपको समझ आई होंगी। अगर इसमें कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आती है तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको कहना है, वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हो। और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज वो ये कि अगर आपकी नज़र में कोई भी ऐसा है, अगर आपको ज़रूरी लगे, अगर आपको ये लगे कि कोई भी ऐसा है जिसे फ्री मटेरियल की ज़रूरत है, तो प्लीज़ उसको शेयर करना ना भूलना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।